Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। सो आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि इसमें हम एक टेस्ट पेपर का डिस्कशन जो है वो आपके साथ करने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर है ना, क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक, याद रखिएगा क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, मैथ्स हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं और क्लास 3rd से लेकर 12th क्लास तक के आप स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं, है ना। मतलब आप अपने एग्जामिनेशन के लिए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद, उन चीज़ों को रिवाइज करने के बाद जो है वो क्या कर सकते हो, आप जो है वो सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। टेस्ट पेपर भी मिलेगा, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा और सब चीज़ें जो है वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्या है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो याद रखिएगा, है ना, अगर आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टेस्ट पेपर जो है वो आप ज़रूर सॉल्व करें। तो आज मैं आप सभी के लिए जो टेस्ट पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ ये आपकी हिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है। 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और आज आपका ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म जो है ये चैप्टर नंबर 4 है और इसका टेस्ट पेपर मैं आज आपके साथ जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, 1 शॉट रिवीजन वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी हैं। और आज के इस सेशन में हम टेस्ट पेपर करेंगे, मतलब कि ये 5वां वीडियो होगा एक अलग तरीके का जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर जो है वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फिर अगर आपको किसी में कोई दिक्कत होगी तो आप सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये जो टेस्ट पेपर यहाँ पर होगा इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और उसके बाद जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले जो वीडियोस हैं, है ना, वो यहाँ पर नहीं देखे हैं, मैं उनको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो पहले के वीडियोस देख लेना, 1 शॉट रिवीजन वीडियो देख लेना, ताकि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज टेनिन यूज टू, है ना। जो टेनिन यहाँ पर होता है उसका यूज जो है वो हम यहाँ पर क्यों करते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। सो टेनिन का जो बेसिकली यूज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्किन होती है, जो हाइट्स वगैरह होते हैं, है ना, जो जानवरों की स्किन वगैरह है, उससे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लेदर में जो है वो चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। तो स्किन्स और हाइट्स जो हैं उनको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए टेनिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। सो टेनिन का यूज़ स्किन और हाइट्स को हम किस में करने में, जो लेदर होता है उसमें करने में यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मेंशन वेरियस रीजन दैट कॉस्ट फॉरेस्ट डिप्लीशन बिटवीन 1700 एंड 1995, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1700 से 1995 तक फॉरेस्ट के डिप्लीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया गया वो किसके द्वारा प्ले किया गया। तो याद रखिएगा इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे फॉरेस्ट का इंडस्ट्रियल यहाँ पर यूज़ है ना, कल्टीवेशन है, पास्चर हो गया, या फिर फ्यूल जो वुड वगैरह होती है, इसके लिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं उनको यहाँ पर कट किए गए। तो कई सारे यूज़ हो गए, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर यूज़ होता है ना। फिर उसके बाद कल्टीवेशन करना है, खेती वाला जो एरिया है उसको बढ़ाना है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा कि फॉरेस्ट को कट करके हम वहाँ पर खेती करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो पास्चर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप यूज़ करते हो, है ना, जहाँ पर आपके एनिमल्स वगैरह यहाँ पर घास वगैरह खाने के लिए जाते हैं और खाना वगैरह बनाने के लिए जो है वो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड पर जो फॉरेस्ट हैं उनका डिप्लीशन जो है वो आपको मेजॉरिटी में यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद जो स्लीपर्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको पता है ना, कि जो स्लीपर्स वगैरह का यूज़ यहाँ पर होता था, जो यहाँ पर आप ये कह सकते थे कि शिप्स वगैरह बनाने थे, है ना, इसके लिए यहाँ पर जो लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, वो सब भी यहाँ पर अलग अलग फैक्टर हैं।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि उन्हीं फैक्टर्स के बारे में लिखना है जिसकी वजह से फॉरेस्ट का यहाँ पर डिप्लीशन देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेस्ट को यहाँ पर कट किया जाता है, फॉरेस्ट को जो समाप्त यहाँ पर किया जाता है उसको हम यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन का जो यहाँ पर मेन फीचर था कॉलोनियल पीरियड के दौरान, कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे तो उस टाइम पीरियड पर डिफॉरेस्टेशन जो है वो यहाँ पर किस तरीके से हुआ उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सो याद रखिएगा, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो डिफॉरेस्टेशन था वो सिस्टमेटिक था और एक्सटेंसिव था, है ना। मतलब यहाँ पर क्या करते थे कि उनका जो पेड़ वगैरह काटने का पर्पस होता था, है ना, और या उनका जो तरीका होता था, आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सिस्टमेटिक है और थोड़ा आपको एक्सटेंसिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि कॉलोनियल पीरियड में जो है आप फॉरेस्ट लॉज वगैरह भी देख सकते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक यहाँ पर फॉरेस्टेशन होता है वो यहाँ पर किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया गया। तो याद रखिएगा, डिफॉरेस्टेशन जो था वो सिस्टमेटिक था, कौन से पेड़ कट करने, कौन से पेड़ यहाँ पर प्लांट करने हैं, और बड़े स्केल पर डिफॉरेस्टेशन जो है वो यहाँ पर होता था। तो ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वर आदिवासीज हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना। आदिवासीज मतलब जो जंगल में निवास यहाँ पर लोग करते थे उनको यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा क्यों यहाँ पर हायर किया जाता था। ठीक है, तो बेसिक पर्पस यहाँ पर ये होता था कि इनको यहाँ पर एक्सपर्टाइज थी किसमें, ट्रीज को कट करने में, और उससे यहाँ पर क्या है कि स्मूथ प्लैंक्स को बनाने में, जिसकी वजह से जो रेलवे के स्लीपर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। स्लीपर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि इस तरीके के आपने रेलवे में स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखे होंगे, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो यहाँ पर बिछी रहती है। आजकल तो पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग होता है, लेकिन पहले क्या होता था, लकड़ियों का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता था। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आदिवासी लोग थे इनको यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा क्यों हायर किया जाता था। तो हायर किए जाने के पीछे जो रीज़न था वो यही था कि ये लोग एक्सपर्ट थे ट्रीज़ को कट करने में और इससे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर को बनाने में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्मूथ प्लैंक्स को बनाने में। प्लैंक्स मतलब होता फट्टा, है ना, ये फट्टा जैसे आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको बनाने में एक्सपर्ट थे और जिसका प्रयोग क्या होगा, फिर रेलवे वगैरह के जो स्लीपर्स होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसी वजह से आदिवासी इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो यहाँ पर हायर किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वॉज मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, है ना। मतलब कि पहले जो फॉरेस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट इन इंडिया में, जो पहले इंस्पेक्टर जनरल थे उनका नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पहले जो आपको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे उनका नाम था डाइट्रिक ब्रैंडिस, ठीक है। सो डाइट्रिक ब्रैंडिस जो हैं ये पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। ये एक जर्मन एक्सपर्ट थे, इनकी जो कंट्री थी वो जर्मनी थी और इनको पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में यहाँ पर बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह की भी तैयारी करोगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट वाज डन इन द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, है ना। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो होता था उसमें यहाँ पर क्या होता था, तो अगर आप देखोगे तो जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, है ना, मतलब जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, नेचर ने हमको दिए हैं, उसमें अलग अलग वेराइटी के जो यहाँ पर पेड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो आपको पूरे के पूरे अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना, इन फॉरेस्ट को यहाँ पर क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो कट डाउन कर दिया, कट डाउन करने के बाद क्या होगा, इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, ठीक है। मतलब एक तरीके का जो ट्री यहाँ पर होता था उसको स्ट्रेट रोज में, है ना, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से, है ना, ये जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर प्लांट होते थे, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में यहाँ पर क्या हो गया कि जिस तरीके की ट्रीज़ की हमको रिक्वायरमेंट है उसी तरीके की ट्रीज़ का जो है वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन यहाँ पर करने वाले या प्लांटेशन हम करेंगे। बाकी जो नेचर ने हमको दिया उनको कट डाउन कर देंगे, ज़्यादा वेराइटी हमको नहीं चाहिए, एक ही तरीके की ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। कॉलोनियल टाइम पीरियड पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है उसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया था और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इनके यहाँ पर सिस्टमेटिक जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी आपको देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है कि द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, नेम देम। 1878 का जो यहाँ पर एक्ट था उसने क्या किया कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दिया। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी,
सो पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये है रिजर्व फॉरेस्ट, फिर ये हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा हो गया विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में तो आप ये कह सकते हैं कि नो परमिशन है ना, पेड़ वगैरह को कट करने की कोई भी परमिशन आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, है ना। मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। फिर ये जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट वगैरह होते थे, यहाँ पर कुछ परमिशन थी जिनके लिए आप पेड़ वगैरह को कट कर सकते हो, फॉरेस्ट वगैरह से जो भी प्रोड्यूस वगैरह है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट जो थे वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड यहाँ पर थे, है ना। और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर क्या है कि इन फॉरेस्ट से किसी भी तरीके की जो कटिंग वगैरह है वो यहाँ पर अलाउड की जाए, है ना। और अगर आप इस तरीके से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व यहाँ पर मिलते थे तो फिर जो भी पनिशमेंट वगैरह होती थी वो भी आपको यहाँ पर दी जाती थी। तो रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट जो हैं ये 1878 का जो एक्ट था उसके तहत यहाँ पर क्या है कि इनका डिवीजन जो है वो आपको देखने को मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर द मेन कलेक्टर्स ऑफ तेंदू लीव्स, है ना। तेंदू के जो पत्ते होते हैं ना, तेंदू के पत्ते से जैसे वो बीड़ी होती है, सिगरेट का जो थोड़ा लोअर वर्जन होता है बीड़ी, वो यहाँ पर बनाई जाती है। सो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मेन कलेक्टर्स थे तेंदू लीव्स के वो यहाँ पर कौन थे, तो जैसे वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ओल्ड मैन, है ना, ये सब लोग यहाँ पर क्या करते थे, ये जो तेंदू की पत्तियाँ होती थी उनका कलेक्शन यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन, है ना। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो तेंदू की पत्तियां हैं उसका कलेक्शन यहाँ पर करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दिया है कि व्हाट वाज तोंगिया कल्टीवेशन, है ना। तोंगिया कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तोंगिया कल्टीवेशन वाज अ सिस्टम इन विच लोकल फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टीवेट टेम्पररीली विद इन अ प्लांटेशन, है ना। मतलब कि तोंगिया कल्टीवेशन में जहाँ पर आपका ये प्लांटेशन वगैरह होता है वहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप थोड़ा सा कल्टीवेशन वगैरह जो है, ठीक है, मतलब आप टेम्परेरी बेसिस पे जो कल्टीवेशन है उसकी परमिशन यहाँ पर दी गई है ना। वैसे तो प्लांटेशन वहाँ पर होता है, तो प्लांटेशन के साथ ही साथ वहाँ पर थोड़ा सा कल्टीवेशन करने की परमिशन यहाँ पर हो रही है, तो उसको हम यहाँ पर तोंगिया कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम था जिसमें लोकल फार्मर्स को अलाउ यहाँ पर किया गया था ताकि वो टेम्परेरीली जो है प्लांटेशन के बेसिस पे कल्टीवेशन भी यहाँ पर कर सकें। जैसे प्लांटेशन कैसे हो गया भाई, ट्री का हो गया, कॉफ़ी का मतलब जो आपके टी हो गए, है ना, कॉफ़ी हो गया, रबर वगैरह, ये सब प्लांटेशन है। प्लांटेशन जो है फार्मिंग की एक मेथड होती है जिसमें प्लांट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। उसी तरीके से उसी पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा बहुत एरिया में टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो कल्टीवेशन की परमिशन आपको दे दी गई है, तो उसको हम यहाँ पर तोंगिया कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो दिया है कि हाउ डिड द ब्रिटिश सी लार्ज एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स को जो है वो यहाँ पर किस तरीके से ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव जो था बड़े एनिमल्स को देखने का वो यहाँ पर क्या था। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो बड़े एनिमल्स होते थे उनको ये वाइल्ड मानते थे, प्रिमिटिव मानते थे और सैवेज सोसाइटी यहाँ पर मानते थे। और इनका मतलब यहाँ पर ये कहा जाता था कि अगर मान लीजिए कि ये डेंजरस जो एनिमल्स हैं, है ना, सो वो यहाँ पर अगर उनको ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उन एनिमल्स को यहाँ पर मार देंगे, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो इंडिया है उसको थोड़ा सा सिविलाइज यहाँ पर किया जा सकता है। तो इनका मानना ये था कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितने भी खतरनाक एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, उनको पूरी तरीके से हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, और एलिमिनेट करने से क्या होगा कि इंडिया को सिविलाइज करने में जो है वो हमको काफ़ी मदद यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके का यहाँ पर ये था, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि टाइगर हंटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को उस टाइम पीरियड पर मिलती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 11 दिया है कि गिव 2 यूजेस ऑफ महुआ। महुआ बेसिकली एक फल होता है ना, मतलब रात में गिर जाता है, सुबह उसको कलेक्ट करना होता है। सो महुआ के 2 यूजेस बनाने। सो महुआ फ्लावर्स आर यूज टू मेक अल्कोहल, है ना, अल्कोहल बनाया जाता है। और उसके बाद इसके जो सीड्स होते हैं, जो इसके बीज होते हैं, उससे यहाँ पर ऑयल बना सकते हैं। ठीक है, सो महुआ के 2 यूज़ हो गए। महुआ का पहला यूज़ जो है वो अल्कोहल के रूप में हो गया, और दूसरा जो है महुआ के बीज से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑयल वगैरह भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 यूज़ है महुआ के, और महुआ का बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक भी जो है वो यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और हमारी हेल्थ के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो दिया है कि नेम द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया जो था, जैसे भारत में आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिलते थे, उसी तरीके से जो इंडोनेशिया का रीजन यहाँ पर था, वहाँ मतलब इंडोनेशिया किसकी कॉलोनी था, मतलब कौन सा जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर रूल करते थे, तो वो थे यहाँ पर डच, है ना। और डच हम किसको कहते हैं, डच कहते हैं हम नीदरलैंड को। ठीक है, या फिर इसको आप नीदरलैंड बोल लीजिए या हॉलैंड बोल लीजिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन अब इसका जो मॉडर्न नेम है वो यहाँ पर नीदरलैंड है। नीदरलैंड की कैपिटल आपको एम्स्टर्डम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डच लोग जो थे
उन्होंने इंडोनेशिया को यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था। चले भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब 12 क्वेश्चन जो थे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, मतलब 1 नंबर वाइज वाले जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते थे। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, मतलब कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 3 नंबर में 3 पॉइंट एटलीस्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं, ताकि आप यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर जो है वो आप यहाँ पर इंश्योर कर सको। पैराग्राफ के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और पॉइंट्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है ना। अब जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है कि मेंशन डिफरेंट थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है जो फॉरेस्ट से यहाँ पर आती हैं। तो आप इनको पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, सो द पेपर इन बुक, डेस्क एंड टेबल्स, डोर एंड विंडो, डाइज, स्पाइसेस, तेंदू लीफ इन बीडीज, गम, हनी, कॉफी, टी एंड रबर, है ना। ये सारे यहाँ पर चीज़ हैं, चाहे आपके पेपर जो आपका बुक में पेपर होता है ना, डेस्क हो गए, टेबल हो गए, डोर, विंडो, है ना, जो कलर होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये सब चीज़ें आपको फॉरेस्ट से ही देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ऑयल इन चॉकलेट विच कम फ्रॉम अ साल सीड्स, ठीक है, द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन एंड हाइड्स इनटू द लेदर, जो टैनिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद हर्ब्स एंड रूट्स यूज टू द मेडिसिनल पर्पस, है ना, जो चीज़ें यहाँ पर मेडिकल पर्पस से भी यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, उनको भी अगर हम देखेंगे तो वो भी यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेस्ट के बेसिस पे ही यहाँ पर यूज़ होती है, मतलब फॉरेस्ट से ही वो डिराइव होती हैं। फिर उसके बाद बैम्बू हो गया, है ना, लकड़ियाँ हमको प्रोवाइड करते हैं, ग्रास हो गया, चारकोल हो गया, पैकेजिंग, फ्रूट, फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो हमारे डेली यूज़ में आपको यूज़फुल देखने को मिलेंगे, और इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो यूजेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन वगैरह भी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसा, जिसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, लेकिन इतनी चीज़ें एटलीस्ट आप लिखो कि 3 नंबर में आपको पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर मिल पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि वाई वर फॉरेस्ट कट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कि जो कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, उस दौरान जो है वो फॉरेस्ट को यहाँ पर क्यों कट किया जाता था, है ना, मतलब कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान फॉरेस्ट यहाँ पर क्यों कट होते थे वो आपको बताना है। सो आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर क्या है कि लकड़ियों का जो यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट था वो यहाँ पर समाप्त हो गया था, है ना, और उनका जो मेजर यहाँ पर पावर थी वो नेवी थी। सो नेवी के जो यहाँ पर शिप्स वगैरह बनाने हैं, है ना, या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो स्लीपर्स वगैरह बनाने हैं, क्योंकि रेलवे वगैरह भी बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर डेवलप हो रहा था, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या थी कि लकड़ियों की यहाँ पर आवश्यकता थी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था कि फॉरेस्ट को जो है वो यहाँ पर कट किया जा रहा था। तो बस वही चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो ओक फॉरेस्ट है, ओक मतलब एक ट्री होता है, उसके जो फॉरेस्ट थे, है ना, वो यहाँ पर क्या थे कि जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थे उनके शिप्स को बनाने में इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान था। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे फॉरेस्ट जो है, जब इन चीज़ों का आप लगातार यूज़ करते रहे तो फॉरेस्ट वहाँ पर डिसअपीयर होने लग गए, और 1820s में यहाँ पर क्या हुआ कि एक सर्च पार्टीज जो था उनको यहाँ पर भेजा गया, क्योंकि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था। अब ब्रिटेन में यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक ओक फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे थे, तो अब नेवी को अगर आप यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हो तो आपको लकड़ियों की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना, नहीं तो फिर ये शिप्स वगैरह कैसे बनेंगे। इसी वजह से 1820s में अगर आप देखोगे तो एक सर्च पार्टीज जो है वो यहाँ पर कहाँ भेजी गई, भारत में, है ना, कि भारत में जाकर आप फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनको आप थोड़ा सा चेक करके आओ कि वहाँ पर फॉरेस्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर कितनी है। और विद इन अ डिकेड ट्रीज वर बीइंग फॉल्ड ऑन द मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब होता है वही लकड़ी, वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि भारत में तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और इसी वजह से सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत इन्होंने ट्रीज़ वगैरह को कट करना स्टार्ट किया, और फिर यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं, है ना, वो आपको इंग्लैंड एक्सपोर्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। फिर उसके बाद 1850s में, है ना, जैसे पहली ट्रेन भारत में कब चली थी, 1853 में, मुंबई से लेकर थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर रेलवे वगैरह का विकास यहाँ पर हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि टिम्बर की डिमांड जो है वो बढ़ गई, है ना। एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फॉल्ड फॉर द स्लीपर्स, ठीक है। भारत में भी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने लग गए, है ना। तो अब रेलवे ट्रैक जब बढ़ेंगे तो स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। The government gave out contract to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. Forest around railway tracks fast started disappearing. और इसी वजह से
जब गवर्नमेंट को लगा कि स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके दूसरे लोग होते थे, है ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ये देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि हमें ट्रीज़ की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा आप हमको ट्रीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि फ़ायदे के चक्कर में इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो ट्रीज़ को गिराना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे जो ट्रीज़ वगैरह थे, जो फॉरेस्ट वगैरह थे, वो डिसअपियर भी यहाँ पर होने लग गए, है ना। तो ये पूरे के पूरे रीज़न थे और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान, है ना, यहाँ पर जो है वो ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर कट होना यहाँ पर स्टार्ट हुए थे। फिर उसके बाद लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन। ठीक है, दो कारण तो मैंने आपको बता दिए, एक तो शिप वाला, एक रेलवे ट्रैक के स्लीपर्स वाला। और अगली बात अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यूरोप वगैरह में, है ना, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। एक तो टी, कॉफ़ी और रबर, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से ये लोग क्या करेंगे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना, उसको क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद जो प्लांटेशन यहाँ पर होता है, टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह का प्लांटेशन, इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और इस वजह से भी आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट वगैरह था इनको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, और इसी वजह से जो ट्रीज़ हैं वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान यहाँ पर कट किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बोला जा रहा है कि व्हाट वाज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मेंशन इट्स एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के ऊपर आप बताओ क्या होता है और इसके कुछ एसेंशियल, है ना, जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जब भी हम यहाँ पर करेंगे तो याद रखिएगा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, है ना, जैसे नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। सो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज को आप क्या करोगे, कट डाउन करोगे, है ना, और उनकी प्लेस पर क्या होगा, एक तरीके के ट्री जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट रोज में जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको प्लांट किया जाएगा, है ना। मतलब जो अलग अलग तरीके के ट्रीज है उनको यहाँ पर समाप्त कर देना है, उनको कट कर दो आप, और उसके बाद जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है ना, जिस तरीके के ट्रीज आपको यहाँ पर चाहिए उस तरीके की जो ट्रीज होते हैं उनको आप एक स्ट्रेट रोज में जो है वो यहाँ पर प्लांट करो। फिर उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है वो फॉरेस्ट वगैरह का यहाँ पर सर्वे करते थे, है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर बना था। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते थे कि भाई जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट वगैरह होगा वो कैसे किया जाएगा, है ना, मतलब सर्वे करेंगे, पहले ये देखेंगे कि किस तरीके के फॉरेस्ट किस तरीके के एरिया को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई गई कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होगा। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, द एरिया कट वॉज देन बी रिप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि वो लोग ये प्लान करते थे, मैनेजमेंट करते थे कि कितना एरिया जो है जिसको हम यहाँ पर कट करने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जाता था कि कितने एरिया में कहाँ पर किस तरीके का प्लांटेशन हम करेंगे, मतलब चीज़ों को रीप्लांट करना, है ना, ताकि वो आगे के कुछ फ्यू ईयर्स में वो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हो और हम क्या कर सके कि उन चीज़ों को जो है दोबारा कट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर पाएँ, है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर डिसाइड की जाती थी, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में यही सब चीज़ें आपको इंक्लूडेड यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब इसमें बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है कि साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से, पहले क्या हो रहा था कि इनडिस्क्रिमिनेटली आप चीज़ों को यहाँ पर कट कर रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में आया कि नहीं यार ऐसे काम नहीं करना है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप चीज़ों को ख़त्म ही कर दोगे केवल, तो आगे चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होंगी, उनको भी तो फुलफिल करना है ना। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हैं कि भाई पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन से एरिया में कितनी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना, और कितना हमको कट करना है, रीप्लांटेशन यहाँ पर किस तरीके से होगा, उसका क्या बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान रखी गई, और उनके बेसिस पे जो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है ना, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका बेनिफिट भी यहाँ पर आपको बड़े स्केल पर देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, दिया हुआ है कि व्हाट डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डू टू प्रॉपरली कंट्रोल एंड मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया, है ना। अब एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये बात एकदम क्लियर हो गई थी कि यार मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर, वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमको देखने को मिल सकती हैं, या हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमको नहीं मिल पाएंगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया कि व्हाट डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डू टू प्रॉपरली कंट्रोल
एंड मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया, मतलब कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे द प्रॉपर्टी कंट्रोल एंड मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द इंडिया, द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिक ब्रेंडिस एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। मतलब इनको क्या था, इनको फॉरेस्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा, एक जर्मन एक्सपर्ट थे जिनको फॉरेस्ट का बहुत एक्सपीरियंस था, है ना, जिसमें डाइट्रिक, यहाँ पर ब्रेंडिस का नाम आपको देखने को मिलेगा। इनको पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। दूसरी बात, ब्रेंडिस इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम एंड बिगेन टू ट्रेन पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, है ना। अब जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को ये सिखाना स्टार्ट किया कि किस तरीके से हमें फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पर करना है। द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वॉज सेटअप इन 1864 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1865। अब ये दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है उसको यहाँ पर कब सेटअप किया गया था, तो 1864 में सेटअप किया गया था। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1865 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर में डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है उसको सेटअप किया गया और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है उसको 1865 में यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड मेनी यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज मेड इलीगल एंड पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि अगर आप अपने जानवरों को लेकर जंगलों में जाते हैं, है ना, या ट्रीज को यहाँ पर कट करते हो, या फिर आप जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, है ना, उनको अगर आप कलेक्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें इलीगल कर दी गई, है ना, कि लोगों की एंट्री जो है वो हम फॉरेस्ट में यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कर सकें। जब चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। पनिशेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस तरीके से कुछ चीज़ें करते हुए पाए गए तो आपको जो है वो यहाँ पर सजा दी जाएगी। इन द नेम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री दे रिप्लेस नेचुरल वेजिटेशन विद द सिंगल टाइप ऑफ ट्रीज, है ना, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग ट्री चाहिए था और टॉल ट्रीज चाहिए थे। और इसी वजह से क्या हुआ कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर, है ना, उन्होंने जो नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ पर था जिसमें अलग अलग तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलती थी, उन वैरायटीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया, है ना। मतलब जंगल में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग तरीके की ट्रीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि अलग अलग ट्रीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही तरीके की ट्रीज़ की यहाँ पर आवश्यकता है जो हमारे शिप बिल्डिंग में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए। और दूसरी बात, जो ट्रेन के स्लीपर्स वगैरह होते हैं, है ना, उनको हम यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर पाएँ, तो ये चीज़ जो है वो उनको यहाँ पर चाहिए थी। तो इसलिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस किया कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया जाए कि कंजर्वेशन की चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाए, जो लोग हैं जो यहाँ पर जंगलों में रहते हैं उनकी एंट्री को जो है वो हम यहाँ पर क्या करें, रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कर सकें। फिर तीसरी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं इनको कट करके अपने हिसाब से जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमारी है उसको फुलफिल करता हुआ हम यहाँ पर क्या करें कि जो सिंगल टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर है या सिंगल टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर कर सकें, ताकि हमको एक लेंथ जिसकी अच्छी हो, है ना, और साथ ही साथ जिसको थोड़ा मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन ट्रीज़ में जो है वो स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिले, उस तरीके की ट्रीज़ हमें अगर उस जंगल में यहाँ पर मिलेंगे तो उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके की अप्रोच यहाँ पर थी। और याद रखिएगा डाइट्रिक ब्रेंडिस जो हैं ये जर्मन थे और ये भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर बनाए गए थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, याद रख लीजिएगा। और इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से हमें फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना है, कहाँ पर कितनी कटिंग करनी है ना, रीप्लांटेशन भी इंट्रोड्यूस करना है ताकि भविष्य में वो पर्टिकुलर समय पर वो चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाएं और हम प्लांटेशन जब कर लेंगे तो फिर वो ट्रीज जब रेडी हो जाएंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, दोबारा उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर करी गई थी और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया हुआ है कि द न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर द पीपल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। मतलब कि जब आपको यहाँ पर नए काम की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोगों का भला होगा। तो इस बात को आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर में भी आपको बताया गया है, बस उन्हीं एग्जाम्पल्स को इस आंसर्स में लिखकर आपको एक इफेक्टिव आंसर जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन की ना आपसे उम्मीद क्या है ना, कि आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हो। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर बताया था कि कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर क्या होता था कि ज़बरदस्ती उनको रिक्रूट किया जाता था और रिक्रूट करने के बाद लोगों को ये लगता था कि यार ठीक है
यहाँ पर हमारी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब हम कहीं और जाएंगे वहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो उनको यहाँ पर काम करने के लिए लेकर जाया जाता था। बेसिकली जो प्लांटेशन वाले काम होते थे, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर वगैरह का प्लांटेशन, इन कामों के लिए उनको यहाँ पर रिक्रूट करके लेके जाते थे। और रिक्रूट करने के दौरान यहाँ पर क्या होता था, आप देखोगे कि उनके जो वेजेस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। मतलब एक तो क्या है कि अपना जो ओरिजिनल प्लेस है उससे आप कहीं उनको और लेकर गए, वहाँ पर आप उनसे काम करा रहे हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, जो काम करने के पैसे मिलते हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि वहाँ से कोई वापस आना चाहता है कि हम आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता था। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए, अच्छा ये जो प्लांटेशन वगैरह के लिए काम करने के लिए जाते थे, जिसमें सांथालाज हो गए, ओरांस हो गए, है ना, फिर या फिर गोंड्स हो गए, तो इन सब लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ, तो इन्हीं लोगों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप अगली चीज़ देखेंगे तो जैसे फॉरेस्ट वगैरह में जो एंट्री है वो यहाँ पर बंद हो गई है ना। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे नोमैड्स होते थे, जो पेस्टोलिसिस्ट यहाँ पर होते थे, उनका काम यहाँ पर ये होता था कि वो फॉरेस्ट वगैरह में एंट्री करते थे, अपने एनिमल्स वगैरह को जो घास वगैरह होती थी वो चीज़ें खिलाते थे, और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था वो कलेक्ट करते थे। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर अब बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं, तो आप एंट्री वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद अब जो ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इनको बोला गया कि आप अलग अलग तरीके की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, माइंस वगैरह होती हैं, वहाँ पर आप काम करो, है ना। तो सुपरविजन में काम है, तो मतलब जो ओरिजिनल इनका यहाँ पर काम होता था वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जो हेल्थ इम्पैक्ट्स वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो इन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि दूर से देखकर लग रहा हो कि इससे कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी सामने वाले की, है ना, लेकिन ये हर केस में जो है वो यहाँ पर पॉसिबल आपको देखने को नहीं मिलता था। सो वही बताया जा रहा है कि इन आसाम बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक सांथालास एंड ओरांस फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम द छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन, है ना। टी प्लांटेशन के लिए इनका रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो फॉरेस्ट सोसाइटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और उनके जो वेजेस थे वो लो थे, कंडीशंस जो थी, जो काम करने की कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी, है ना, और वो अपने घर भी जो है वो वापस नहीं आ पाते थे। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि जो बहुत सारे जो पेस्टोलिसिस्ट या फिर नोमैडिक कम्युनिटीज़ थे, जैसे कोरावा, कराछा, येरुकुला, मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ पर थे। मद्रास मतलब जो आज के टाइम पीरियड पर चेन्नई है। सो वहाँ पर भी उनकी लाइवलीहुड जो है वो चली गई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पर काम करवाया जाता था, है ना, और सरकार के सुपरविज़न में यहाँ पर काम करते थे, तो गलती वगैरह होती थी तो पनिशमेंट वगैरह भी यहाँ पर मिलती थी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं थी, है ना, लेकिन इससे लोगों का हमेशा अपलिफ्टमेंट होगा, लोगों को हमेशा इससे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट वर फॉरेस्ट विलेज? फॉरेस्ट विलेज यहाँ पर क्या थे, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा आंसर जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको 3 तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो बताया था, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक हो गया फॉरेस्ट विलेज। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे द पीपल ऑफ बस्तर, है ना, आपको इससे छत्तीसगढ़ वाला जो इंसिडेंट है ना उससे यहाँ पर इसको कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा कि पीपल ऑफ बस्तर जो थे वो यहाँ पर क्या था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। क्यों? क्योंकि 1905 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने ये बोल दिया था कि जो टोटल फॉरेस्ट हैं, है ना, उनका जो 2/3 पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में जो है वो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल फॉरेस्ट हैं और उसमें से 2/3 पार्ट जो है वो आप रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस फॉरेस्ट में आपकी एंट्री जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लग जाएंगी, आप एंटर नहीं हो सकते हो, आप वहाँ पर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कलेक्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी परमिशन नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जो लोग पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे वो वरीड तो बिल्कुल हो जाएंगे, और इसी वजह से ये लोग आपको वरीड देखने को मिल रहे हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर भी परमिशन ये बोल दिया गया कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते हो। हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। कुछ विलेजेस हाउएवर वर अलाउड टू स्टे, ठीक है, ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट on the condition that were free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। ठीक है। और कुछ जो विलेजर्स थे उनको ये परमिशन यहाँ पर दे दी गई कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो ये फॉरेस्ट वगैरह वाले एरिया है यहाँ पर आप रह सकते हो, है ना, और बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज वगैरह को कट करना, मतलब जो भी सरकार के यहाँ पर काम होते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो काम होते थे, इवन जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन यहाँ पर होती थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर फुलफिल करनी होंगी, है ना, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। Subsequently, these came to be known as forest village. People of other villages were displaced without any notice or compensation। ठीक है। बाकी
इसी तरीके के जो विलेजेस होते थे, ये लोग ये फॉरेस्ट में ही रहते थे और ये लोग सारे काम वगैरह भी करते थे और इनको इस तरीके से रहने की परमिशन यहाँ पर दे दी गई। और इसी वजह से इस तरीके की जो विलेजेस होते हैं ना, इनको हम यहाँ पर फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से जानते हैं। और बाकी जो लोग थे उनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया और उनको कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं देते हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर मान लीजिए कि कहीं से कोई जो ट्राइबल ग्रुप है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सरकार को जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि कंपनसेशन देना है। कंपनसेशन दोगे तभी तो वो दूसरी जगह पर जाकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे, है ना। लेकिन कई सारे केसेस में अगर आप देखेंगे तो सरकार जो है वो भी यहाँ पर क्या करती है कि कंपनसेशन वगैरह को थोड़ा कम देती है या नहीं भी देती है या बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती रहती हैं, ठीक है। सो ये थे फॉरेस्ट विलेज के ऊपर एक छोटा सा नोट आपको लिखने को आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जब मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बोला जा रहा है कि हु वर द कलंक्स ऑफ जावा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन देम, है ना। कलंक्स जो थे वो यहाँ पर कौन थे, ये जावा से रिलेटेड थे, है ना, जिनको पेड़ वगैरह काटने में बहुत एक्सपर्टाइज यहाँ पर थी और इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सिंपल सी बात ये है कि ये स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये लोग यहाँ पर विश्वास रखते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पार्ट यहाँ पर थे। और ये लोग फॉरेस्ट कटर भी थे, मतलब फॉरेस्ट को कट वगैरह करने का भी काम करते थे। दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 व्हेन द मताराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट द 6000 कलंक्स फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम्स, ठीक है। मतलब इन लोगों की स्किल्स इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या थी, वैल्यूएबल थी कि 1755 में, याद रखिएगा, मताराम किंगडम जो है उसका डिवीज़न यहाँ पर होता है। सो माताराम जो किंगडम है उसका जब डिवीज़न होता है तो उस किंगडम में टोटल 6000 जो कलंक फैमिलीज थी वो यहाँ पर रहती थी। तो जब इस किंगडम को यहाँ पर स्प्लिट किया गया ना, तो बराबर बराबर कलंक फैमिलीज दोनों किंगडम में गई, है ना। मतलब पहले मताराम किंगडम था, उसकी दो पार्ट हुए, एक पार्ट दूसरा पार्ट, टोटल 6000 फैमिलीज थी, 3000 उधर गई, 3000 इधर गई, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस, है ना। मतलब अगर ये लोग नहीं होते तो जो टीक फॉरेस्ट होता है उनको कट करना और जो किंग्स वगैरह होते हैं उनके पैलेस को बिल्ड करना, है ना, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalanks work under them. 1770 में the Kalanks resisted by attacking a Dutch fort of Juana, but they were suppressed, ठीक है। बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि डच ने सोचा कि इन लोगों से ज़बरदस्ती जो है वो अपने लिए यहाँ पर काम कराया जाए, है ना। लेकिन जो कलंक्स थे उन्होंने अपोज किया, लेकिन अपने अपोज में इन्होंने क्या किया कि जो डच फोर्ट था जुआना उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, लेकिन डच जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर क्या है कि कलंक्स को जो है वो सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया। तो ये कलंक्स जो है ये आपको जावा में देखने को मिलेंगे। इनको जो आप ये कह सकते हैं कि वुड कटर्स में जो है वो एक्सपर्टाइज यहाँ पर थी, टीक वगैरह को कट करने में, पैलेस वगैरह को बनाने में इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर महारत हासिल थी। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि कलंक्स का नाम जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक शॉर्ट नोट 3 नंबर का इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जुआना फोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो 19 क्वेश्चन जो थे वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक के थे, जिसमें हमने 1 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 19 तक यहाँ पर डिस्कस किए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब फॉर ये टेस्ट पेपर से क्या होता है कि कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाते हैं हमको, है ना। तो यही पर्पस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि 5 नंबर के हिसाब से 5 पॉइंट आपको लिखने एटलीस्ट। तो अब पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ठीक है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो यहाँ पर था, ठीक है। जब ये फॉरेस्ट रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए गए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा, ये आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल लो आप, है ना, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल लो या स्वीडन एग्रीकल्चर बोल लो, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। अब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करोगे ना तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, है ना। सब जगह पर इसका प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इसमें फॉरेस्ट को कट किया जाता है, आग लगा दी जाती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर करोगे, फिर कुछ टाइम के बाद उसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चले जाओगे एंड यू विल फॉलो द सेम प्रैक्टिस देयर ओनली, ठीक है। सो यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, दे फेल दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर, है ना। उनको ये लगा कि अगर ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टिवेशन यहाँ पर होता रहा तो अगर आप उस लैंड को अगर ऐसे यूज करते रहोगे तो वहाँ पर क्या है कि पेड़ नहीं उगेंगे, और पेड़ नहीं उगेंगे तो यहाँ पर क्या है कि लकड़ी का लॉस होगा, लकड़ी का लॉस होगा तो रेलवे का एक्सपेंशन या जो शिप वगैरह आप बना रहे हो ब्रिटेन में, उन सब चीज़ों में नुकसान होगा। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt. European foresters thought that when a forest was burnt, there was added danger of the flames spreading and burning valuable timber, है ना। उनको यहाँ पर ये भी डर लगा रहता था कि जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट को कट करके आप आग लगा रहे हो, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जो यहाँ पर वो हो, क्या बोलते हैं, मतलब आग जो फ्लेम्स होती है ना, वो यहाँ पर इधर उधर फैल जाएं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है ना, वही पूरा जल के राख हो जाए। तो उससे क्या होगा, लकड़ी का नुकसान जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा जो पार्ट होता है फॉरेस्ट का कट करके बर्न किया जाता है, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर वाली जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए भी जो है वो जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, या जो कॉलोनियल पार्ट आपको देखने को मिलेंगे रूलर्स थे, उनको यहाँ पर चिंता सताती थी। फिर उसके बाद है शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस, देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन दिस प्रैक्टिस, है ना। आप यहाँ पर क्या है कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, है ना, सो एग्रीकल्चर में यहाँ पर क्या होगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चरल टैक्स यहाँ पर पे करते थे, जो भी रिवेन्यू वगैरह होता था वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर दिया जाता था। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं वो आज यहाँ पर खेती करेंगे, कल को किसी दूसरी जगह पर करेंगे, फिर किसी और जगह पर जाएंगे, तो उनको लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल है। और लोकेट कर पाना मुश्किल है तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि उनसे टैक्स कलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर मुश्किल देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। आफ्टर शिफ्टिंग कल्टिवेशन वॉज बैंड, द कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन इट वर फोर्सिबली डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले जो इस तरीके से यहाँ पर इसको बैन किया गया और इसको अगर कोई फॉलो करता हुआ मिलता था तो उसको पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती थी, और ज़बरदस्ती यहाँ पर लोगों को फॉरेस्ट से जो है वो डिस्प्लेस किया गया, बाहर निकाला गया, ताकि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इसको कर्व किया जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, है ना, ये सब जो चीज़ें थी वो यहाँ पर क्या थी, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान यहाँ पर क्रिएट करवा सकती थी, या आप ये कह सकते हैं कि नुकसान यहाँ पर हो सकता था। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे इस तरीके से जो प्रभाव है वो यहाँ पर आपको पड़ता हुआ दिखाई दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि इनलिस्ट 5 फैक्ट्स अबाउट द पीपल ऑफ बस्तर, है ना, मतलब कि कुछ बस्तर के जो लोग थे वहाँ पर जो भी उनके साथ इवेंट्स यहाँ पर हुए, तो उन्हीं के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सो बस्तर यहाँ पर क्या है कि बस्तर के बारे में या बस्तर के लोगों के बारे में आपको चीज़ें जो है वो यहाँ पर बतानी है। जैसे अगर आप देखोगे तो बस्तर है कहाँ, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ एक राज्य है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो मारिया हो गए, मुरिया गोंड्स हो गए, धुरवास हो गए, बतराज हो गए, हलबास हो गए। तो अलग अलग तरीके की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको रहती हुई दिखाई देती हैं। ये लोग यहाँ पर क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन इनके जो कल्चर हैं या बिलीफ्स हैं वो कॉमन है ना, लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। और इनके बाद यहाँ पर इनका मानना ये भी है कि भाई ये जो लैंड यहाँ पर मिला है, हर गाँव को जो ज़मीन मिली है वो धरती माता ने दी है। और इसीलिए क्या होता है कि जब इनका कोई भी एग्रीकल्चरल यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह होता है तो ये धरती माता को कुछ यहाँ पर जो ऑफरिंग्स हैं, है ना, जो भी अनाज वगैरह उत्पन्न होता है वो धरती माता को यहाँ पर ये लोग ऑफर करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो हमको ज़मीन वगैरह मिली है वो धरती माता ने हमको यहाँ पर प्रोवाइड करी है, तो हमें भी यहाँ पर कुछ ऑफरिंग्स जो हैं वो धरती माता को प्रोवाइड करना चाहिए। इन एडिशन टू द अर्थ, ये लोग यहाँ पर जो रिवर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन वगैरह है, ठीक है, इन सब चीज़ों की भी यहाँ पर पूजा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मतलब आप ये मान लीजिए कि सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट बाउंड्री लाइज, द लोकल पीपल लुक आफ्टर द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री, है ना, मतलब सब लोगों को ये पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा एरिया है ना, वो एरिया कहाँ तक है ना, बाउंड्री जो है वो हमारे विलेज की कहाँ तक है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह उस बाउंड्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनकी जो है वो प्रोटेक्शन भी यहाँ पर इंश्योर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को कुछ यहाँ पर लकड़ी वगैरह चाहिए, जैसे पॉइंट देखो लिखा हुआ है कि इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called devasari,
दंड और मैन इन एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर क्या है कि सामने वाले से या सामने वाला जो विलेज है उससे अगर आपको कुछ लकड़ी चाहिए तो रिटर्न में आपको देवसारी, दंड या फिर कोई एक इंसान है जो आपको एक्सचेंज में देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाय एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम, है ना। मतलब कई विलेज यहाँ पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जो विलेजर्स में से ही एक वॉचमैन का रूप यहाँ पर धारण करता था, मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट वगैरह है, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और बाकी जो विलेजर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा ग्रेन इकट्ठा करके उनको उस रूप पे जो है वो पेमेंट वगैरह देते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर साल में जो है कई बार एक आध बार आप ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर सब लोगों की मीटिंग होती थी, मतलब कि जो यहाँ पर हेडमैन होते थे विलेजेस के, ठीक है, परगना मतलब होता है कि जो गाँव का ग्रुप होता है, तो उन लोगों की मीटिंग होती थी और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इश्यूज होते थे उनके गांव से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन यहाँ पर किया जाता था। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पर फैक्ट लिख सकते हो, तो ये फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो 5 फैक्ट आपको लिखने, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि है ना कि बस्तर में यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ, वहाँ पर किस तरीके से रिवॉल्ट किया गया, ये मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया हुआ है कि डिस्क्राइब व्हाई द पीपल ऑफ बस्तर रिबेल्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, है ना। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि बस्तर के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने रिबेल क्यों किया, है ना, विद्रोह क्यों कर दिया, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया था 1905 में, अभी मैंने आपको बताया था, इन्होंने ये बोला था कि भाई 2/3 जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हल्टिंग, है ना, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका कलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जो है वो स्टॉप हो जाएंगी, है ना। तो अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि यार जिन लोगों की लाइफ पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, और आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि एक कानून बना दिया और उसके बाद आपने इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये उनके ऊपर लगा दी। तो इसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती हुई आपको दिखाई देगी। तो जब ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो वो अपसेट हो गए। ऑल दो सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, वही जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई कुछ लोगों को फॉरेस्ट विलेज वगैरह में रहने की परमिशन दे दी गई थी, और लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को भगा दिया गया था फॉरेस्ट से बिना किसी कंपनसेशन के भी। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि फेमाइन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई 1899 और 1900 में, और फिर उसके बाद एक बार 1907 में, 1908 में, और उसके वजह से आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, है ना। और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और ये जो रिजर्व वगैरह यहाँ पर कर दिए गए थे फॉरेस्ट, जिसकी वजह से खाने पीने की सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रॉब्लम यहाँ पर दिखने लग गई तो लोग उसके बारे में डिस्कशन करने लग गए, है ना। मतलब विलेज काउंसिल में, बाजार में, फेस्टिवल्स वगैरह पे जहाँ पर भी लोग होते थे, इकट्ठा होते थे, सब लोग यहाँ पर बात करते थे कि ये जो प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया जो धुरवास हैं, है ना, कंगेर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पहला रिजर्वेशन आपको देखने को मिला। रिजर्वेशन मतलब वही जो रिजर्व कर दिए गए थे फॉरेस्ट ना, कि आप लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हो। सो कांगेर फॉरेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कौन है, ये धुरवास आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया। फिर गुंदाधुर फ्रॉम विलेज नेथानार इमर्ज एज ए इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, है ना। अब इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सो इनका नाम है गुंडाधुर, ठीक है। सो गुंडाधुर जो है वो यहाँ पर आपको धुरवास ऑफ कांगेर के देखने को मिलेंगे, और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे इनका नाम था गुंडाधुर, जो कि नेथनार यहाँ पर विलेज है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ पर आगे बढ़ाया। 1910 में देखोगे सो मैंगो बुक, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोस वगैरह ये सब इकट्ठा करने लग गए लोग। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ब्रिटिश वगैरह में, ठीक है, जो है उनके खिलाफ यहाँ पर अटैक किया, है ना, घर वगैरह में लूट वगैरह करी। फिर जो भी चीज़ें वहाँ पर मिली उनको रिडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया। एक्चुअली इन्होंने उन सभी लोगों को यहाँ पर टारगेट किया था, ठीक है, जिनको देखकर लगता था कि इनका कोई ना कोई जो कनेक्शन है वो ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर हो सकता है, या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके साथ यहाँ पर हो सकता है, उस तरीके से अटैक किया। बाजार को लूटा, हाउस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न्ड एंड रॉब्ड एंड ग्रेन रिडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और उन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो यहाँ पर अटैक किए गए थे जिनको इनका फील होता था कि इन लोगों का जो कनेक्शंस हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना, कि भाई इन लोगों ने
फॉरेस्ट को रिजर्व करने की बात यहाँ पर करी है ना, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं मिला। फिर फैमाइन की सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। और जब प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये डिस्कशन करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो यहाँ पर बदलती हुई आपको दिखाई दी है ना। लोग उसके बारे में जानने लग गए, समझने लग गए। फिर कांगेर जो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, उसमें गुंडाधुर की अगुवाई में जो है वो एक चैलेंज यहाँ पर स्टार्ट होता है। और उसके बाद बाकी सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ना। एरोज हो गए, चिल्लीज वगैरह हो गए, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की जो चीज़ें अटैक के दौरान यहाँ पर यूज़ की गई, लोगों ने उसमें अपना सपोर्ट किया है ना। लोगों ने उन लोगों के ऊपर टारगेट किया जिनका एसोसिएशन आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ देखने को मिलता है। उनके घर पे लूट करी, बाजार को लूट किया और जो भी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट हुई उनको आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट भी यहाँ पर किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो बस्तर वाला रिबेल था वो आपको देखने को मिला। इसका जो मेन कॉज था, इमीडिएट कॉज था, वो यही था कि ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम जो है वो 2/3 यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको यहाँ पर रिजर्व करेंगे है ना। और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती हुई आपको देखने को मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया गया है, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट जो फॉरेस्ट्री में आपको देखने को मिले है ना कॉलोनियल गवर्नमेंट वगैरह के टाइम पीरियड पर, तो उसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट है ये किससे रिलेटेड हम देखेंगे, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो बोला जा रहा है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनकरेज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आज भी हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। एंड एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट। और उनका मानना ये था कि जो भी लोग फॉरेस्ट में यहाँ पर रह रहे हैं उनको फॉरेस्ट से दूर रहना चाहिए। बट द गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन सिंस 1980s बिकॉज दे थिंक दैट कॉलोनियल पॉलिसीज वर बेस्ड ऑन द सेल्फिश मोटिव्स है ना। मतलब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1980s से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में जो लोकेटेड हैं, तो उनका मानना ये है कि यार हमको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसका रीज़न यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कॉलोनियल यहाँ पर कंट्रीज़ थी या कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उनका जो मोटिव था वो सेल्फिश मोटिव था। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यार हमारा जो भला है वो यहाँ पर देखने को मिले, और अगर हमारा भला होगा तो फिर यहाँ पर क्या है कि बाकी सब चीज़ें जो है वो सही तरीके से यहाँ पर होंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए लोगों ने ये सोचा कि हमको कुछ अलग अप्रोच यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल नाउ। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व है ना। मतलब कि लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बिना जो आप कंजर्वेशन है वो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि सरकार का मानना यह है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन यहाँ पर होना चाहिए। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन अगर यहाँ पर होगा तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि टिम्बर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होगी है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर पाए, देखो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि किसी भी चीज़ का नुकसान जो है वो डायरेक्टली हमको इम्पैक्ट यहाँ पर करेगा। सो यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम इस तरीके से फॉरेस्ट वगैरह का कंजर्वेशन यहाँ पर करना चाहते हैं है ना, उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं है ना, इनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम इनको यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे तभी यहाँ पर क्या है कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से फेवर होती हुई हमको दिखाई देंगी। It has been seen that dense forest in many parts of India have survived only because village protected them in a sacred groves। ठीक है, मतलब कि पूजा जैसे वृक्षों की यहाँ पर कई जगह पर अगर आप देखोगे तो हमारे देश के कई इलाके हैं है ना, चाहे सदर्न इंडिया में देख लो चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख लो, तो यहाँ पर जो भी डेंस फॉरेस्ट हैं तो इनको हम यहाँ पर क्यों बचा पाए, इनका प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर हो पाया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं इनको एक है ना मतलब मंदिर की तरह यहाँ पर पूजा करते हैं, उसकी सैक्रेड ग्रूव्स के रूप में पूजा करते हैं। Some villagers have been patrolling their own forest with each household taking in turns instead of leaving it to the forest guard। मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि खुद से ही है ना फॉरेस्ट जो है उसका कंजर्वेशन करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर करते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी नहीं दिखाई है कि फॉरेस्ट गार्ड का ही यहाँ पर काम है। हम जिस पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि हम क्या करें, इन चीज़ों का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा
ये जो डेवलपमेंट है, नए डेवलपमेंट्स, ये आपको फॉरेस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आप सब लोगों से यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व यहाँ पर करना चाहें, उसको प्रोटेक्ट यहाँ पर करना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि हम कौन सी चीज़ जो है जिसको हम इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि डेफिनेटली जो है वो चीज़ों को हम कंजर्व यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, आप अपनी तरफ से एक आइडिया जो है वो आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बताऊँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस जो है वो प्रोग्राम यहाँ पर चलाने पड़ेंगे, है ना। जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, जब तक लोगों के साथ उस चीज़ को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर क्या है कि जो भी रिजल्ट है वो हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताया हुआ है, और उसके बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर का ये टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा ये चीज़ भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैकेज परचेज नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने सोशल साइंस की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।